प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ वर्क। इसका पार्ट 2, इसका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने नेचर ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा पिछले लेक्चर में। वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कब वर्क डन पॉजिटिव हो सकती है, कब वर्क डन नेगेटिव हो सकता है और कब वर्क डन ज़ीरो हो सकता है। तो इस सब के बारे में हमने उस लेक्चर में पढ़ा है। तो वहाँ हमने कहा था अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक हो बट इंक्लूडिंग 0, तो उस वक्त वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। तो वर्क डन उस वक्त पॉजिटिव होगा। तो फिर जब हमने कहा दूसरे में हमने कहा था अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा मगर 180 से कम और 180 के बराबर इंक्लूडिंग 180, बिटवीन 90 एंड 180 बट इंक्लूडिंग 180, तो उस वक्त वर्क डन नेगेटिव हो सकती है। तो तीसरे केस में हमने बताया था जब थीटा होगा इक्वल टू 90 डिग्री या फोर्स का वैल्यू 0 होगा या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, उस वक्त जो वर्क डन होगा 0 होगा। फोर्स का वैल्यू 0 का मतलब हम बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो वो डिस्प्लेस भी नहीं करेगी, यानी वो रेस्ट में ही रहेगी, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। या कोई हैवी सी बॉडी हो उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं मगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस वक्त भी वर्क डन 0 होगी। या ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, इन तीन कंडीशंस में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। और अगर थीटा का वैल्यू 0 के बराबर हो या लेस देन 90 हो, उस वक्त पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है। और या थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो या लेस देन और इक्वल टू 180 हो, तो ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 एंड इक्वल टू 180, उस वक्त नेगेटिव वर्क डन हो सकती है। ठीक है, उस वक्त वर्क डन नेगेटिव होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और इस कंडीशन में हमने क्या कहा था, जब एंगल 0 के बराबर होगा तो उस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो सेम होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है जब एंगल 0 होगा। और जब एंगल 180 का होता है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, यानी एंटी पैरेलल होते हैं उस वक्त, और इस वक्त पैरेलल होते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो आज एक क्वेश्चन हम करते हैं, इससे हमारा ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कब वर्क डन पॉजिटिव कब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ एन लिखेंगे, एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमें वर्क डन निकालना है किससे, जो एक एक्सटर्नल फोर्स करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, या नॉर्मल रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में हमने पूरा पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा होता है। यानी हमें वर्क डन निकालना है किन फोर्सेस से, एक्सटर्नल फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। हाँ, किस पर, ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी हमारे पास है जिसका मास 10 kg है, यानी उस पर ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रही है, व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, यानी उस पर फोर्स अप्लाई करके वो डिस्प्लेस हो रही है 5 मीटर। तो फिर हमें वर्क डन निकालना है किन किन फोर्सेस से, एक्सटर्नल फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। इन चारों फोर्सेस से हमें इस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रही है 5 मीटर, अपनी जगह से हिल रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 5 मीटर दूर जा रही है, तो हमें वर्क डन निकालना है बाय दीज 4 फोर्सेस। और हमें क्या दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.1। जब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़रूर आएगा, तो वो हमें दिया है 0.1। यहाँ पर देखिए ना, हमें यहाँ लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ना लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, कुछ नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है,
तो अगर ये मूव कर रही है बॉडी तो हम जानते हैं फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कोएफिशिएंट हो सकता है। अगर ये मूव नहीं कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का होगा। ठीक है, तो उसमें हमें नहीं जाना, हमें दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया है, और क्या दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन। जो इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे वो कितना है, 50 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तब ये 5 मीटर डिस्प्लेस हुई और इसका मास 10 kg था। और हमें आगे क्या कह रहा है, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी g का वैल्यू हमें 10 लेना है। हम जानते हैं g का वैल्यू क्या होता है, अक्सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो g का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। मगर प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम g का वैल्यू कभी कभी 10 भी लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा, अगर वहाँ 10 दिया है तो आपने 10 लेना है g का वैल्यू, अगर 9.8 दिया है तो 9.8 लेना है। और क्या कह रहा है, द बॉडी इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी बॉडी हमारी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ग्राउंड पे है, टेबल पे है, किसी भी जगह है। तो हम मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे कोई बॉडी है जिसका मास है 10 kg। ठीक है, अब इस पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, मगर वो दिया है, वो कितना है, 50 न्यूटन का फोर्स, यानी इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस हो रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 5 मीटर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू भी पता है, और बॉडी का मास भी पता है। अब यहाँ पर इस बॉडी पर और दो फोर्सेस लगते हैं, वो जो हम जानते हैं। एक फोर्स इसको नीचे की तरफ लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मगर यहाँ मास और बॉडी हमें पता है वो 10 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर 10g है। और इस पर एक और फोर्स लगता है जो ये सरफेस इस बॉडी पे लगाती है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एन या और से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, और लिखिए या एन लिखिए। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, जो ये सरफेस इस बॉडी पे लगाती है, या ऑलरेडी हमने सीखा है। और जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव हो रही है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये बॉडी से पोजीशन ए से ये पोजीशन बी तक पहुँच गई। तो जब ये मूव हो रही है तो इस पे एक और फोर्स एक्ट होता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और वो कैसे होता है, वो इस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से एक और फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, एक हमें एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो भी निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है वो भी निकालना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे जो वर्क डन हो रहा है वो भी निकालना है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इससे जो वर्क डन हो रहा है वो भी निकालना है। एंड इन चारों फोर्सेस से जो वर्क डन हो रहा है वो हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम अप्लाइड फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, उससे हम वर्क डन निकालेंगे। नंबर 1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या है हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, तो F यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, उसका वैल्यू हमें दिया है 50 न्यूटन, तो वो है 50 इंटू S इज द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस इस बॉडी ने ट्रेवल की, 5 मीटर्स, 5 मीटर्स इंटू कॉस ऑफ, अब थीटा रहा एंगल यहाँ ज़रा देखेंगे, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये है, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है बॉडी, इसी डायरेक्शन में, यानी अप्लाइड फोर्स और
अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था। जब डायरेक्शन सेम हो दो फोर्सेस का तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक ही लाइन में हो तब भी 0 डिग्री इनके दरमियान एंगल हो या इस तरह पैरेलल हो। ठीक है, यानी डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनकी डायरेक्शन सेम है, यानी इनके दरमियान एंगल जो होगा वो 0 डिग्री है। तो हमें क्या निकलेगा, 5 5 25, 5 0 0 इंटू cos 0 का वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ 1। तो वर्क डन हमें निकला 250 जूल, क्योंकि ये निकला, इसका यूनिट है न्यूटन फोर्स का और ये मीटर है, ये 50 न्यूटन है, वहीं से दिया है 50 न्यूटन और ये 5 मीटर, यानी 250 न्यूटन मीटर, जिसको हम एक और यूनिट से डिनोट करते हैं दैट इज़ जूल। तो यहाँ पर कितनी वर्क डन हुई, 250, और पॉजिटिव वर्क डन हो गई, यानी ये पॉजिटिव निकला, ये -250 नहीं निकला, या यहाँ वैल्यू 0 नहीं निकला, यानी यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन हुई। तो अब हमने यहाँ देखा जो एक्सटर्नल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, जब इनकी डायरेक्शन सेम हो तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, या एक और चीज़ भी हम यहाँ देख सकते हैं, जब थीटा का वैल्यू 0 हो उस वक्त भी वर्क डन पॉजिटिव होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया और हम यहाँ पर प्रैक्टिकली अब देख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके कि ये वर्क डन पॉजिटिव निकला। तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का की डायरेक्शन सेम थी, या उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री था। ठीक है, तो ये हुआ एक पार्ट। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब ज़रा फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन निकालेंगे। नंबर 2, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उसके लिए भी फार्मूला वही है, एफ एस कोस थीटा। वर्क डन का फार्मूला हम यही यूज़ करते हैं, एफ एस कोस थीटा। अब ज़रा हम यहाँ देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो उस वक्त आपको मैंने बताया था ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है। फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, ये होता है म्यू एन। किसके बराबर होता है, म्यू एन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, म्यू एन ये फ्रिक्शनल फोर्स का, यहाँ एफ में लिखूं फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है, इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। पहले हम एन का वैल्यू देखेंगे। म्यू का वैल्यू तो हमें दिया है, यहाँ दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 0.1। इस म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स इट इज इक्वल टू म्यू एन, ये होता है म्यू एन के बराबर, वायर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा एक बात देखिए, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से इसको फोर्स लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो इस तरह लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको ये फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। हाँ, अब जब इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, यानी ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर आ रहा है, बल्कि इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं ये बैलेंस हो जाते हैं। देन वी से एन इज इक्वल टू एम जी।
क्या कहते हैं हम बेटा उस वक्त n इज इक्वल टू mg होता है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जब प्लेन सरफेस की बात हम करते हैं उस वक्त ये बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हाँ, अब अगर इंक्लाइंड प्लेन होता है तो उस वक्त कभी कभी होता है, उस वक्त भी वो किसी जगह पर किसी कंडीशन में ये बैलेंस हो जाते हैं, मगर वहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, मगर जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस हो उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं। सो वी से n इज इक्वल टू mg, मगर m का वैल्यू यहाँ पर 10 है, सो वी से हियर n इज इक्वल टू 10g, और g का वैल्यू भी हम जानते हैं, सो 10 इंटू 10, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो n इज इक्वल टू 100 न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है 100 न्यूटन। तो अब हमें n का वैल्यू पता है तो वो यहाँ पर देंगे, और म्यू का वैल्यू भी पता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वो 0.1 है, तो इसका वैल्यू है 0.1 इंटू एन का वैल्यू अभी हमने निकाला दैट इज़ 100, और एस का वैल्यू हमें दिया है दैट इज़ 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ज़रा थीटा देखेंगे, यहाँ पर किस किस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये एंटी पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रहा है, फोर्स यहाँ से लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यानी इनके दरमियान जो एंगल होगा दैट इज़ 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहे हैं और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो उस वक्त एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 10 इंटू 5 इंटू कॉस 180 होता है -1, ऑलरेडी हम जानते हैं, तो ये निकला -50 जूल। तो वर्क डन यहाँ पर क्या निकला -50 जूल, यानी नेगेटिव, यानी इस वक्त नेगेटिव वर्क डन निकली। क्यों नेगेटिव निकला? बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो होता है, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब भी दो फोर्सेस हमें अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उस वक्त जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब भी हमारे पास एंगल 180 डिग्री हो, ठीक है, या 180 से कम 90 से ज़्यादा, उस वक्त भी वर्क डन जो होता है नेगेटिव होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा और आज इस वक्त देख रहे हैं हम, ये हमें वर्क डन नेगेटिव निकला। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो वर्क डन होती है फ्रिक्शनल फोर्स से वो नेगेटिव होती है, ये याद रखिए, फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन नेगेटिव होती है, वो हमें यहाँ निकला। और अक्सर अप्लाइड फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये दो वर्क डन हमने निकाली, पहले निकाला हमने एक्सटर्नल फोर्स से, अब फ्रिक्शनल फोर्स से। अब हम निकालेंगे और दो फोर्सेस हमारे पास है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए ज़रा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है ये, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्योंकि बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, तो इनके दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये हम जानते हैं जब एंगल 90 डिग्री हो, ये परपेंडिकुलर हो आपस में, फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। जब भी दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री, तो उस वक्त वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। तो अगर हम निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ जी लिखेंगे। तो एफ जी हमारे पास है, वो हमने निकाला है, यहाँ पर 10g है और g का वैल्यू भी हम जानते हैं, s हमारे पास 5 है इंटू कॉस ऑफ 90, ठीक है।
तो दैट इज़ 10 इंटू जी का वैल्यू 10 है इंटू 5 इंटू कॉस 90 हम जानते हैं वो 0 होता है। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज़ 0। तो यहाँ पर वर्क डन है 0 जूल, यानी वो यहाँ वर्क डन 0 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो क्या होगा, 0। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या ये मूव हो रही है, क्या ये डिस्प्लेस हो रही है, नहीं, डिस्प्लेस ये नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0। तो ये भी हमें पता चला। अब ना वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमें वही है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ हम कहते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है फोर्स है, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी ऐसे है ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी इनके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है। जब भी एंगल 90 डिग्री हो तो उस वक्त वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमने इससे पहले निकाला था, अगर आपको याद होगा, वो 100 हमें निकला था, 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 है इंटू कॉस ऑफ 90, बट कॉस ऑफ 90 इज 0, 500 इंटू 0 इट इज़ 0 जूल। यानी नॉर्मल रिएक्शन से भी जो वर्क डन हुई यहाँ पर वो भी 0 वर्क डन है, यानी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ से एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ये सरफेस इसको इस पर लगा रही है, जो फोर्स इस पर ये सरफेस लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, मगर इससे भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, 0 वर्क डन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन से ये मूव नहीं हो रही है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स से मूव हो रही है। ये कब मूव हो रही थी, जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब ये डिस्प्लेस हुई, तब वर्क डन हुआ। और जब ये मूव हो रही थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा था, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, उससे भी वर्क डन हो रहा था, मगर कौन सा वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि हम इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे, मगर जितना ये मूव करनी चाहिए उतनी मूव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो रोक रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को चलने से, मूव होने से, यानी वो उस वक्त जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स, उस वजह से नेगेटिव वर्क डन हो रही है, जितना काम हम करना चाहते थे उतना नहीं हो रहा था, मुश्किल है हो रहा है इसको मूव करना, क्योंकि इस पे एक और फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ग्रेविटेशनल, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कौन सा वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन। और एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो पॉजिटिव फोर्स है। मुझे लगता है अब आपको पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स, और सॉरी पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन के बारे में पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।